जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थी और ऊपर छप्पर की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहां मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था सोनू और छोटे भाई का नाम था मोनू। माता पिता की कई सालों पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से यह घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी सोनू और मोनू पर आ गई थी। बड़ा भाई सोनू गंभीर स्वभाव का था, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटा भाई चंचल, मासूम और हंसमुख था। उस शाम सोनू काम से लौट रहा था और मोनू भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपने भाई की राह देख रहा था। सोनू सिर पर लकड़ी का गट्ठा रखे आंगन में आया और बोला, देख मोनू, आज का गट्टर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज का खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। भाई तू हमेशा मुझे चूल्हे पे भेज देता, कभी तुम भी बनाओ ना, मैं भी लकड़ी उठा कर लाता हूँ। भाई माँ होती तो कष्ट नहीं उठाना होता, तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पागल, तू छोटा है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि तू सब जान ले। हाँ भाई, मैं समझता हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूं मेहनत ना करनी पड़ती, कितना अच्छा होता। माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और पिताजी काम से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तू फिर क्या वही बात ले बैठ गया मोनू। भगवान ने माँ बाप को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियाँ सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे पिताजी की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे माँ पास बैठी है, हम अकेले नहीं हैं। भाई तुम हमेशा मुझे समझा देते हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता, चाहे घर कितना भी छोटा हो। लेकिन अगर तुम पास हो तो ये घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों भाइयों ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर खाना पक रहा था और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में भाइयों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था। सुबह का समय था। सोनू और मोनू ने लकड़ी का गट्ठर सिर पर उठाया और गांव की ओर चल पड़े। रास्ता जंगल के बीच से होकर जाता था। पक्षियों की चहचहाट, पत्तों की सरसराहट और बीचों बीच में झाड़ियों में जानवरों की हल्की आवाज। जब वे गांव पहुंचे तो चौपाल की तरफ से गए। चौपाल पर गांव के बड़े बुजुर्ग खड़े थे। अरे सोनू मोनू, आज फिर इतनी लकड़ियां लेके आ गए। ये भारी गट्ठर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेते हो? जंगल में डर नहीं लगता? बाबा, डर तो कभी कभी लगता है, पर हमें भरोसा है कि भगवान हमारे साथ है और जंगल हमारे लिए माता पिता जैसा है। वही हमें सहारा देते हैं। हाँ बाबा, हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, नदी से पानी मिलता है, लकड़ी मिलती है। जो कुछ मिलता है हम उसी से संतोष कर लेते हैं। हमें डर नहीं लगता। अभी हम चलते हैं बाबा, हमें देर हो जाएगी। इन सब लकड़ियों को बाजार में बेच के भी आना होगा ना। ये बोल के दोनों लकड़ियों का गट्ठर लिए बाजार की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद जब दोनों भाई लकड़ियां बेच के घर आते हैं तो आसमान पूरा काला हो जाता है। बरसात का मौसम था। शाम होते होते तेज आंधी शुरू हो गई। देखते देखते बारिश की धारें बरसने लगी। सोनू और मोनू अपने घर के अंदर बैठे हुए। भाई छप्पर टूट ही जाएगा लगता है। सुनो, बाहर तूफान में पेड़ों के हिलने की आवाज भी आ रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? डर मत भाई, भगवान सब देख रहे हैं, और अगर घर टूट जाएगा तो हम फिर से बनाएंगे। हिम्मत रख, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई संकट हमें तोड़ नहीं सकता। बारिश पूरी रात चलती रही। घर की दीवारें गीली हो गईं, लेकिन छप्पर को कुछ भी नहीं हुआ। दोनों भाई रात का खाना खाकर कोने में एक दूसरे के पास बैठे रहे। भाई मुझे डर लग रहा है,
अगर दीवार भी डूब के गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? डर मत मोनू, याद रख कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती। ये रात भी बीत जाएगी, सुबह सूरज निकलेगा और हम फिर से अपने इस घर में माँ बाप की यादों के साथ जीने लगेंगे। और तू देख, छप्पर भी नहीं टूटा, तूफान अब रुक गया है, बस थोड़ी सी बारिश हो रही है। सोनू ने मोनू को थोड़ी सी हिम्मत देके उसको चुप करा दिया था, लेकिन पूरी रात दोनों भाइयों को अपने घर की चिंता सता रही थी। सुबह जब गांव की काकी उनके घर देखने आई तो उन्होंने घर की हालत देखकर बोली, अरे बेटा, शुक्र है तुम्हारा घर ठीक है। मुझे और तुम्हारे बाबा जी को तुम दोनों की चिंता सता रही थी। पता नहीं दोनों बच्चे इतनी तेज आंधी बारिश में कैसे होंगे, लेकिन भगवान का शुक्र है तुम दोनों और तुम्हारा घर ठीक है। दादी, आप लोगों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमेशा की तरह ये घर बस गया और हम भी सुरक्षित हैं और लगभग बारिश का मौसम खत्म होने ही वाला है, तो अब मन से थोड़ी फिक्र कम होने भी लगी है। आप सब हमारे लिए माँ बाप जैसे हैं। अच्छा लगा कि आप हमारा हाल पूछने आई दादी। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा, लेकिन बेटा हम तो कब से चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे वहाँ आकर रुको। इस जंगल के बीच तुम लोग इतने भी सुरक्षित नहीं लगते। नहीं दादी, आप तो जानती हैं ये जमीन और घर माँ और पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। मैं जानती हूँ सोनू, इसीलिए तो तुम दोनों को ले जाने की तुम्हारे बाबा और मैं जिद नहीं करते। चलो बेटा, अभी मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुकिए ना दादी, चाय पी के जाती तो अच्छा लगता। नहीं बेटा, तुम लोग काम करो, मैं चलती हूँ। ये बोल के दादी दोनों भाइयों के हालचाल पूछ के वहां से चली जाती है और दोनों भाई भी काम में लग जाते हैं। सोनू पानी भरने नदी में जाता है, मोनू रसोई के काम में लग जाता है। बरसात का मौसम थम चुका था, खेतों में हरियाली लौट रही थी। गांव में धीरे धीरे मेले की तैयारी शुरू हो गई थी। हर साल बरसात के बाद मेले का आयोजन होता था, पर हर बार की तरह गांव के लोग खुश कम और चिंतित ज्यादा थे। कारण था गांव का जमींदार धनराज और मुखिया विक्रम दोनों आपस में मिले हुए थे और गरीबों से सब्रन चंदा वसूलते थे। उस दिन सुबह सोनू और मोनू घर के आंगन में अनाज सुखा रहा था। चूल्हे पर मोनू दलिया चढ़ा चुका था। तभी दूर से जमींदार और मुखिया और जमींदार का आदमी दिखते हैं। भाई देखो तो, ये तो जमींदार और मुखिया है, यहाँ क्यों आ रहे होंगे? शायद वही होगा जिसकी मुझे आशंका थी। मेला नजदीक है और अब ये लोग चंदा मांगने आए होंगे, लेकिन चंदा मांगना नहीं, जबरदस्ती ऐंठ न कहो। कुछ ही देर में जमींदार धनराज और मुखिया विक्रम एक नौकर के साथ आंगन में आ पहुंचे। धनराज के चेहरे पर घमंड साफ छलक रहा था और विक्रम इधराता चला आ रहा था। ओ सोनू मोनू, हम आ गए हैं। गांव का मेला आने वाला है, हर घर से चंदा लेना है। गरीब अमीर सबको देना पड़ेगा। सोनू ने नम्रता से आकर हाथ जोड़ लिए। जमींदार बाबू, हम तो दो अनाथ भाई हैं, जैसे तैसे जंगल से लकड़ी बेचकर गुजारा करते हैं। हमारे पास इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सके, माफ कीजिएगा। यह सुनकर धनराज का चेहरा तमतमा गया। अरे ओ, हमें बहाना मत सुना, मेला गांव की इज्जत है। अगर तुमने चंदा नहीं दिया तो कल तुम्हारा नाम चौपाल पर खराब कर दूंगा। सबको बता दूंगा कि तुम दोनों भाई गांव के काम में साथ नहीं देते। पिछले साल भी वही किया था तुम दोनों ने, लेकिन हमने तुम्हारी बातें मान ली थीं। सोनू अब तक चुप था, मगर धनराज के मुंह से यह सब बात सुन के वो बात सह नहीं पाया। जमींदार बाबू, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी तो गांव के ही बच्चे हैं, लेकिन जो पेट भरने लायक अनाज मुश्किल से जुटाता हो, उससे आप सोना चांदी की तरह चंदा चाहते हैं? ये तो अन्याय है। गंगाराम मुखिया तुरंत बीच में कूद पड़ा। चुप रह लड़के, ज्यादा जुबान मत चला। गांव के सम्माननीय व्यक्ति से कोई ऐसे बात करता है?
हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें पता है किसके घर में कितना है। तू मत समझ कि तेरी गरीबी हमें नहीं दिखती। गरीब को हमेशा चुप रहना चाहिए और जो हुक्म दिया जाए मान लेना चाहिए। सोनू ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोला, मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मैं ना गांव वालों की खुशी के लिए होता है, ना कि किसी की ताकत दिखाने के लिए। हम चाहे तो अपने हाथों से मेला सजाने का काम कर देंगे, लेकिन चंदा देना हमारे लिए असंभव है। धनराज और विक्रम दोनों उनका अपमान करते हुए बोले, सुना विक्रम, ये लड़के हमें उपदेश दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि इनकी बात मानकर हम चंदा छोड़ देंगे। देखो लड़कों, जमींदार और मुखिया की बात कभी टाली नहीं जाती, वरना नतीजा अच्छा नहीं होता। उनकी धमकी और अपमान को देखकर मोनू को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह बोलता है, नतीजा चाहे जो हो, हम अपना पेट काटकर आपका लालच पूरा नहीं कर सकते। आप बड़े हैं, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन सच यही है कि गांव वालों के चंदे का हिस्सा मेले से ज्यादा आप लोगों के पेट में जाता है। आंगन में सन्नाटा छा गया। जमींदार और मुखिया को उनके इल्जाम लगाने पर बहुत गुस्सा आया और विक्रम ने गुस्से में बोला, जमींदार जी छोड़िए इन्हें, चलिए चौपाल पर इनका नाम चढ़ाते हैं और इनको मेले में प्रवेश करने से पाबंदी लगा देंगे। फिर देखेंगे गांव के लोग इनसे कैसा व्यवहार करते हैं। धनराज ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, अभी चलते हैं, लेकिन याद रखना लड़कों, जमींदार की बात टालना आसान नहीं। आज नहीं तो कल तुम्हें हिसाब चुकाना ही होगा। इतना कहकर वो दोनों और उनका नौकर चले गए। सोनू और मोनू देर तक खामोश खड़े रहे। हवा में अजीब सा बोझलपन था। भाई अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं सबके सामने, और अपमानित होना पड़ेगा। डर मत भाई, सच का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन हमें झुकना नहीं चाहिए। अगर हम आज हार गए तो कल ही जमींदार और मुखिया हम गरीब पर और जुल्म करेंगे। हमें डट कर खड़ा होना होगा। मोनू ने अपने भाई की आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि आग की तरह चमकता हुआ साहस था। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ भाई, अब चाहे पूरा गांव हमें गलत समझे, पर हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। कुछ समय बाद अंधेरा होता है। उस शाम दोनों भाइयों ने चूल्हे पर खिचड़ी पकाई, लेकिन उनके दिलों में सवाल गहरे उतरते जा रहे थे। क्या सचमुच अब पूरा गांव उनके खिलाफ हो जाएगा, या फिर गांव वाले उनकी सच्चाई को समझेंगे? अगली सुबह सोनू और मोनू कुछ लकड़ियों को साथ ले गांव के बाजार जा रहे थे। तभी दोनों ने देखा कि जमींदार और मुखिया गांव के कुछ लोगों को जमा करके गांव के होने वाले मेले के बारे में बता रहे थे। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मेला हमारे गांव की शान है। हर घर से चंदा लिया जाएगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। चाहे गरीब हो या अमीर, सबको देना पड़ेगा। और जिसने चंदा देने से इनकार किया, उसका नाम गांव में बदनाम किया जाएगा। उसकी जमीन जायदाद पर भी बुरा असर पड़ेगा। याद रखो, मेरा हुक्म टल नहीं सकता। लोग चौपाल पर सहमे सहमे खड़े थे। कुछ ने डर के मारे तुरंत पैसे दे दिए थे, कुछ चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। तभी मुखिया की नजर सोनू और मोनू पर पड़ी। अरे देखो तो, ये दोनों भाई भी खड़े हैं। इनका घर तो जंगल के किनारे है, खेती भी है, पर मेले में चंदा नहीं दे सकते। गांव से दूर ही हो, अब समाज से भी दूर हो जाएगा। भाई हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही होता है। अगर ये लोग चंदा मांग रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? चुप रहे मोनू, सब सुन रहे हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग हमारे साथ होंगे। सोनू आगे बढ़ा और मुखिया के सामने हाथ जोड़कर बोला,
मुखिया जी, जमींदार बाबू, हम तो 2 अनाथ भाई हैं, जो मिलता है उसी से पेट पालते हैं। ये सब गांव वालों के साथ आप भी जानते हैं। मेले में हम सेवा देंगे जैसे हर साल करते हैं, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं है। कृपया करके हमें माफ कीजिए। और जब माँ पिताजी थे तब तो उन्होंने गांव के मेले में हर साल चंदा दिया है, लेकिन अभी आप लोग हमारी परिस्थितियों को समझो। क्या कहा तूने? पैसे नहीं देगा? गांव का मेला कोई बच्चों का खेल है? अगर हर कोई तेरे जैसा सोचने लगे तो मेला ही ना लगे। और ऊपर से तू हमें समझाने चला है। सोनू, तू अपने आप को बहुत सयाना समझता है, लेकिन मत भूल, गांव में हमारी चलती है। तेरे घर की जमीन भी जंगल के किनारे है। अगर हम चाहें तो तेरे लिए रास्ता बंद करवा देंगे। तब देखना, तू लकड़ी बेचने भी नहीं जा पाएगा। गांव वाले ये सब सुन रहे थे, पर डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मोनू डर रहा था, लेकिन सोनू का चेहरा और कड़ा हो गया। जमींदार बाबू, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक नहीं। आपने सही कहा कि गांव का मेला सबका होता है, लेकिन क्या मेला गरीबों के पेट काट कर होगा? अगर अमीर लोग देंगे तो ही मेला चल पाएगा। हम अनाथ भाइयों से चंदा लेकर आप क्या अपनी इज्जत बढ़ाओगे? जो भी हो, हमारे हाथ से मेहनत का अन्न उठता है, दूसरों का हक नहीं छीनते। आप चाहें तो हमें मेले की सेवा से भी निकाल दीजिए, पर जबरदस्ती चंदा नहीं देंगे। सोनू की बात सुनकर चौपाल पर सन्नाटा छा गया और मोनू भी आगे आकर बोलता है, हाँ भाई, सही कह रहा है। हम तो मेले में हर साल पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, यही हमारी भेंट है। लेकिन पैसे वो तो हमारे पास है ही नहीं। और ये बात हम भी जानते हैं। आखिर बात सिर्फ चंदे की नहीं है, जो हर साल आप दोनों हम भाइयों को चंदे के नाम पर परेशान करते हो। जमींदार का चेहरा लाल हो गया। मोनू की बात उसके सीधे दिल पर आ लगी थी। वो समझ गया कि मोनू क्या कहना चाहता है। अरे ओ लड़के, बहुत जुबान चला रहा है, जरा थोड़ी आवाज नीचे करके बात कर। ये जो गांव के लोगों के सामने साहस दिखा रहा है, याद रख, बाद में ये लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे, तब खूब तमाशा देखेंगे हम। जमींदार बाबू, बच्चे सच कह रहे हैं। इनका हाल सबको पता है। इनसे सबरुन चंदा लेना ठीक नहीं है। जो खिदमत ये भाई करता है वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप करो तुम, तुम्हारी बातों से काम नहीं चलेगा। यहाँ जमींदार का हुक्म चलता है। गांव की उन्नति में जमींदार जी ने बहुत मदद की है। तुम लोग तो बस जबान चलाना जानते हो। मुखिया की बात सुनकर अब गांव के आदमी भी बोलने लगे। सोनू मोनू सच्चे मेहनत कश है। इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? इन्हें छोड़ दीजिए। अगर आप इनसे चंदा लेंगे तो हम सब भी अपना चंदा रोक देंगे। गांव का माहौल बदल गया। जहां पहले डर था, अब धीरे धीरे विरोध की आवाज उठने लगी। जमींदार और मुखिया दोनों ने देखा कि अगर और दबाव डाला तो लोग खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इन भाइयों से हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने जमींदार की बात टाली उसका भला कभी नहीं हुआ। इतना कहकर मुखिया को लेकर चले जाते हैं। मुखिया ने जाते जाते सोनू और मोनू पर तिरछी नजर डाली, मानो कह रहा हो कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। मोनू थोड़ा सा डरा हुआ होता है। उसने सोनू से कहा, भाई, ये लोग दुश्मनी पे उतर आएंगे, मुझे डर लग रहा है। डर मत मोनू, आज हमने सच कहा है। अगर हम झुक जाते तो कल ये लोग और भी दबाव डालते। सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, मुसीबतें आएंगी, पर अगर गांव हमारे साथ हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। गांव वालों ने जमींदार और मुखिया से डर के भी भाइयों का साथ दिया था, और दोनों भाइयों की हिम्मत देख के सब खुश होते हैं। लेकिन गांव वालों का साथ पाकर भी उस रात दोनों भाई देर तक सो ना सके। जंगल की हवा में सरसराहट थी, लेकिन उनके दिल में तूफान था। सोनू जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है।